देखिए जरा, अब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इस ईयर इशू ऑफ शेयर्स की वेटेज बढ़ गई है और ईयर के कंपेयर में। देखिए हमारी ये है सेकंड बुक, और सेकंड बुक में जो चैप्टर है, 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। इशू ऑफ शेयर चैप्टर नंबर 1, और सेकंड है इशू ऑफ डिबेंचर्स, और थर्ड चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। इस बार क्या हुआ, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सिर्फ रह गई है थ्योरी। और थ्योरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछाएंगे नहीं। हर बार क्या होता था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था, इस चैप्टर से नाम के लिए क्वेश्चन आता था चैप्टर 2 से, और डिबेंचर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया करता था। तो अब इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आना नहीं है। अब पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा की जो पूरी बुक है, इस बुक में से सारे क्वेश्चन किससे पूछाएंगे, इससे पूछाएंगे। इस बुक की वेटेज कितनी है, 25 मार्क्स की वेटेज है। तो 25 मार्क्स में सिर्फ ये दोनों ही चैप्टर है। और इन दोनों चैप्टर्स में अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा भी इससे क्वेश्चन पूछाएंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछाएंगे सिर्फ, मैक्सिमम 5 मार्क्स। 20 मार्क्स में कौन से चैप्टर होगी, ये दोनों चैप्टर्स हैं। इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड है इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर, समझ लो। इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड है इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये अकेला चैप्टर ही 20 मार्क्स का है। क्योंकि देखो, जिस बच्चे ने इशू ऑफ शेयर कर लिया ना, वो भूल जाए कि उसे इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ना भी है। इशू ऑफ डिवेंचर नहीं भी पढ़ेगा तो भी उसे समझ में काफी हद तक आ जाएगा। सिर्फ इशू ऑफ शेयर से डिवेंचर से मुझे 2 ही टॉपिक मुझे समझाने पड़ेंगे, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर कौन सा है, इशू ऑफ शेयर। सेकंड बुक मतलब इशू ऑफ शेयर। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर हमारा कोई 8 नंबर 10 नंबर का नहीं है, वो चैप्टर कम से कम 20 नंबर के मान के चलो कि हम एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं जो कि 20 मार्क्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, जरा इसको भी समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स को। देखिए जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी इस पैसे को कहां से लेकर के आएगी। कंपनी के पास 2 तरीके हैं, या तो शेयर होल्डर फंड या फिर कहीं से वो डेब्ट लेगी। अरे रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की, अच्छा शुरू है। मैंने कहा कंपनी क्या करेगी बेटा, या तो शेयर होल्डर फंड से पैसा अरेंज करेगी, या फिर क्या करेगी, डेब्ट फाइनेंसिंग करेगी, डेब्ट से पैसा अरेंज करेगी। शेयर होल्डर फंड का मतलब है कि या तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों सेम है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, सेम। तो मतलब कंपनी इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से किस तरीके से फंड अरेंज करती है, हम इस चीज को समझने वाले हैं कि कंपनी अगर अपना इक्विटी शेयर से फंड अरेंज करेगी तो कैसे करेगी, और अगर प्रेफरेंस शेयर से करेगी तो कैसे करेगी। कहने का मतलब दोनों से एक ही तरीका है, सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है इनसे फंड अरेंज करने का। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है, वहीं पर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स लिख के आ जाएगा, तो कहीं पर प्रेफरेंस शेयर्स लिख के आ जाएगा। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इक्विटी लिखा हो या प्रेफरेंस, हमें सिर्फ समझना है शेयर्स। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी आएंगे इसमें और प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे। जनरली शेयर्स 2 ही टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। बाकी आपको कुछ और भी शेयर सुनने के लिए मिल जाते हैं कि बोनस शेयर्स हैं या स्वीट शेयर्स हैं, इस टाइप के। ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ क्या है, शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस ही होते हैं। तो अगर आपको और 2-4 नाम सुनने के लिए मिल रहे हैं तो कुछ भी नया नहीं है, वो सब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स ही होंगे। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत टाइप के होते हैं, कोई नहीं, मतलब एक ही है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब हम समझेंगे इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं और इनके शेयर्स इशू करने की प्रोसेस क्या है। हमें सिर्फ समझनी है अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए मैं सब कुछ हटा दे रहा हूं और अब स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करने होते हैं या क्या प्रोसेस। देखो जरा, कंपनी ने क्या करा, कंपनी का शेयर होता है, जब कंपनी एक शेयर को इशू करती है तो उसका क्या होता है बेटा, प्राइस डिसाइड होता है। क्या होता है,
प्राइस होता है, वो प्राइस जो होता है उस प्राइस को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू। कंपनी पहले क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है कि भाई हमारा ये प्राइस है, और यहाँ पर दो बातें आती है, एक इशू प्राइस और फेस वैल्यू। यहाँ दो बातें आ रही है, देखो ध्यान देना, एक फेस वैल्यू है और एक इशू प्राइस है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपको डिबेंचर का एक शेयर का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट पे उस शेयर का क्या प्राइस है, या आप यूं कहो कि आपको कंपनी में कितने रुपए के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी, या आप कंपनी के कितनी अमाउंट के लिए ओनर बनोगे। समझ लेना बेटा जरा। सर फेस वैल्यू क्या है, आपको क्या है, एक वहां से कंपनी से सर्टिफिकेट मिलता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, और उस पर उस शेयर का पर शेयर के हिसाब से डिसाइडेड प्राइस होता है कि भैया कंपनी ने आपसे इतने रुपए के शेयर्स लिए दिए हैं, कंपनी ने आपसे इतने रुपए लिए हैं, तो उस प्राइस को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और जब कभी भी कंपनी, अच्छा इसको मैं बात करूंगा, और जितने रुपए में कंपनी उस शेयर को इशू करती है उसे क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। होता क्या है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्या आता है बेटा, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में क्या आता है, कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को भी समझते हैं। जब कंपनी अपना शेयर इशू करेगी, देखो अगर दोनों इशू सेम है, फेस वैल्यू भी और इशू प्राइस भी, तो हम इसको बोलते हैं कि शेयर्स इशूड एट पार। क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड एट पार। इस तरह लिख देता हूं मैं इसको, देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझना जरा। शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू हो रहा है, तो हमने जो शेयर इशू किया है हम इसको बोलते हैं एट पार। स्कूल में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा, हाँ एट पार। फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही है, बट कंपनी ने शेयर को जो इशू कर दिया है वो मोर देन 10, एग्जाम्पल के तौर पे मान ले तो 15 रुपए में शेयर क्या कर दिया, इशू कर दिया, यानी इशू प्राइस क्या हो गया, ज्यादा है। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर ज्यादा में इशू कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट जैकेट नहीं है मेरे पास, बाहर पहन के जाने के। प्रीमियम। इसका ध्यान रखना, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि फेस वैल्यू तो शेयर की 10 रुपए थी, बट जो शेयर इशू हो गया वो हो गया 9 रुपए में, मतलब फेस वैल्यू ज्यादा हो जाए, इशू प्राइस क्या हो जाए, कम, तो इसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। बट अब जरा ध्यान देना, कंपनी एक्ट जो आया है न्यू, वो आया ईयर 2013 में। कंपनी एक्ट कब आया, ईयर 2013 में। उस 2013 के एक्ट ने ये बोल दिया कि भाई अब से कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। मतलब हमारे जो भी शेयर्स होंगे, या तो वो फेस वैल्यू पे इशू होंगे, या मोर देन फेस वैल्यू पे इशू होंगे, या तो पार पे इशू किए जाएंगे, या फिर प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे। आप डिस्काउंट पे कभी भी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसा 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए, अब आप जब शेयर्स को इशू करने चलोगे, तो एक चीज तो हमारी डिसाइड होगी कि इशू करने का एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा। जिस प्राइस पर इशू होगी उसे कहेंगे इशू प्राइस। कंपनी शेयर्स इशू करती है कि लो भाई शेयर सर्टिफिकेट देगी और बदले में आप हमें पैसा, तो जितना पैसा आप दोगे हम ये बोल देंगे आप कंपनी के इतने शेयर के मालिक हो चुके हो, कंपनी में आपकी हिस्सेदारी इतनी होगी। बट एट फेस वैल्यू पे होती है, वो जितने का आपने लिया है उतने पे नहीं होती। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से जाएगा। देखो, अब कंपनी ने शेयर इशू कर दिया है, 10 रुपए का शेयर था, मैं मान के चल रहा हूँ 10 रुपए पे ही इशू किया, यानी एट पार पे ही इशू किया है। तो कंपनी क्या करती है, सारा पैसा कभी भी एक बार में नहीं, अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो कंपनी को पूरा पैसा आप कभी भी एक बार में पे नहीं करोगे। जनरली ऐसा होता है,
हमारे पास हालांकि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो एक ही बारे में करा जाए, बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि अगर आपने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे और एक शेयर 10 रुपए का है, तो आपने 1,00,000 रुपए वहां पर इन्वेस्ट किया है, 1,00,000 रुपए के शेयर परचेज किए, तो आप कंपनी को 1,00,000 रुपए एक बार में, नॉट एट वन टाइम, आपको क्या करना है बेटा, एक बार में पूरा पैसा नहीं देना होगा। आप इस पैसे को क्या करोगे, जो 1,00,000 रुपए हैं ये आपको देना होगा इंस्टॉलमेंट में। मेरी बात समझ में आ रही है कि जितना भी आपने जितने के भी शेयर्स खरीदे हैं वो सारा पैसा आपको एक बार में कभी भी पे नहीं करना है, आपको वो पैसा देना होगा इंस्टॉलमेंट में। तो देखो यहाँ जो इंस्टॉलमेंट बनती है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, फर्स्ट नंबर की जो इंस्टॉलमेंट होती है इसको बोला जाता है एप्लीकेशन। कंपनी ऐसे ही पैसा मंगवाती है, आप देना चाहोगे नहीं हम तो पूरा एक ही बार में पैसा देंगे, हम तो देंगे भाई, तो ठीक है। तुम लोग मेरी बात कंप्लीट होने देना, फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट आएगा। देखो फर्स्ट टाइम जो आप पेमेंट करते हो वो होती है एप्लीकेशन, इसके बाद जो सेकंड नंबर की इंस्टॉलमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। और उसके बाद अब कंपनी जितने बार में भी पैसा मंगाएगी, जितनी बार भी कहेगी भैया पैसा भेज दो, हम उनको बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं, कॉल। कॉल, वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस टाइप से। तो मैं लिख देता हूँ, लिख उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल। जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा कंपनी तब तक इस पैसे को कभी भी बोल सकती है। अब कंपनी कैसे मंगवाएगी भाई, देखो कंपनी बोल देगी कि भाई ये 10 रुपए का शेयर है, आपको 1 रुपए देने एप्लीकेशन पे, 3 रुपए देने हैं अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे देना है 2 रुपए, 3 2 5 1 6, बाकी अब कंपनी जैसे चाहे वैसे पैसा मंगवा सकती है। यहाँ पे पूरा पैसा आ गया तो इसको बोल देंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। हमारे कोर्स में जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम यहीं तक है, यहाँ तक पूरा पैसा कंपनी को आप पे कर दोगे। मेरी बात समझ में आती है कि जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी तो पहली बार पेमेंट करोगे, हम उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अब इसको एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है जरा इसको भी समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एप्लीकेशन। आप मिस्टर ए है, मिस्टर ए खरीदना चाहता है, एक लिमिटेड है, मान लेते हैं पूनम लिमिटेड है एक, पूनम किसी वैसा कुछ नाम नहीं है, ठीक है ना, मुंह पे आया तो पूनम बोल दिया। तो मिस्टर ए है जो कि पूनम लिमिटेड के 10,000 शेयर खरीदना चाहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बोल देगा भैया मैं 10,000 का मालिक बन गया, नहीं, ये क्या करेगा, पूनम लिमिटेड में 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। ये कहेगा, अपनी इंटेंशन बताएगा कंपनी को कि भाई हम पूनम लिमिटेड जी हम आपके 10,000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं और हम आपको एट ₹1 पर शेयर भेज भी रहे हैं। आप 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी के पास पैसा आ गया। कंपनी ने बोला हम 10 रुपए का शेयर्स इशू कर रहे हैं, मिस्टर ए ने क्या किया, 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन। अब ये चॉइस कंपनी की है कि वो इसे 10,000 शेयर्स देगी या नहीं देगी, इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर वो एप्लीकेशन हो जाती है एक्सेप्ट, ठीक है ना, एप्लीकेशन होगी भाई, एक्सेप्ट होगी, इन्होंने अप्रूव कर दिया कि ठीक है अरे आओ हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे आप। तो अगर वो क्या हो गए, अप्लाई हो गए, मतलब उन्होंने उसे क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इस प्रोसेस को बोलते हैं अलॉट करना। क्या बोलते हैं बेटा, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, मतलब कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए और फिर कंपनी ने ये कहा कि अब आप कंपनी के मालिक बन चुके हो, हमने आपको शेयर्स दे दिए हैं, तो भाई अब आप थोड़ा सा पैसा और दे दो, थोड़ा सा रहम और कर लो और हमें 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से और भेज दो। आपने 1 रुपए पर शेयर अप्लाई किया था तो हम आपको शेयर्स देते हैं और अब आप 2 रुपए पर शेयर पैसा और भेज दो, और इसको बोलेंगे हम अलॉटमेंट। ठीक है ना, शेयर्स अलॉट किए इसलिए इसका नाम हो गया अलॉटमेंट, आपने शेयर्स अप्लाई किए थे इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसके बाद अब जब जब उन्हें कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी आपको नोटिस भेज देगी भाई, मेल कर देगी, मैसेज कर देगी, लेटर घर भेज देगी कि भैया पैसा भिजवा दो। 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 2 रुपए पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर, 1 रुपए पर शेयर, पूरा पैसा 10 रुपए को कंपनी इस टाइप से टुकड़ों में मंगवा लेगी। इतनी बात समझ में आ गई कि जो भी कंपनी का पैसा होता है, जब शेयर का जो प्राइस होता है, वो पूरा का पूरा प्राइस एक बार में कभी भी पेबल नहीं होता भाई, वो आता है किस्तों में, वो आता है इंस्टॉलमेंट में। इसलिए उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड देन कॉल्स। इतना नोट करना चाहो, कुछ नोट करने वाली चीज लग रही है तो भैया नोट कर लो। वैसे ये नोट करने की जरूरत होने वाली नहीं है कुछ भी, क्यों? क्योंकि हम पक चुके होंगे, यही पढ़ना है अब हमें बार बार, हमें खुद से याद हो जाएगा, नहीं भी नोट करोगे तो भी काम चलेगा। चलिए अब बात करते हैं भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। चलिए अब नोट करना शुरू कर दो, कॉपी पेन रेडी करो। एट द टाइम ऑफ, देखिए जब एप्लीकेशन करती है कंपनी एप्लीकेशन, तो उस टाइम पर फर्स्ट एंट्री होती है, जितना भी एप्लीकेशन मनी होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी मिस्टर ए एंड पूनम लिमिटेड वाले एग्जांपल में क्या था भाई? मिस्टर ए ने अप्लाई किए थे 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन पे आने थे 1 रुपए पर शेयर। इसलिए यहां पर अगर आप अमाउंट लिखोगे तो आएगी 10,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 शेयर, 1 रुपए का एक शेयर 10,000, ये कंपनी को पैसा भेजेगा। इसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन की, हर किसी टाइम हर बार 2 एंट्री होंगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, और जितनी भी कॉल्स होंगी सब, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन ये होगी। सब्र करो, आएंगे तो बताएंगे। सेकंड एंट्री, अब जितना भी एप्लीकेशन मनी आई होगी यहां पर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरी अमाउंट 10,000 जो है, हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, यानी अब आप कंपनी के मालिक बन चुके हो पूरे तरीके से। आपकी नाम, आप कैपिटल में देखो अमाउंट आपकी ट्रांसफर कर दी। अगर हाँ रिजेक्ट कर देते तो यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, फिर टू बैंक अकाउंट कर देते। कंपनी चाहती भी 10,000 नहीं, हम तो 8,000 रुपये, 8,000 शेयर से देंगे, तो 2,000 वापस कर देंगे। इनकी क्या क्या एंट्री होंगी जब आगे आगे बातें आएंगी तब बताऊंगा, अभी फिलहाल में सिंपल एंट्री समझेंगे, सिर्फ सिंपल बिल्कुल। सेकंड आता है भाई एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब देखो, अब अगर शेयर्स इशू हो गए तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आ जाएगा भाई अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पर क्या एंट्री पास होगी? अब कंपनी अलॉटमेंट कर देगी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू होगी एंट्री नंबर 3। इसकी एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट ड्यू होने की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं ये आपको बेसिक एंट्री बता रहा हूँ, हालांकि एंट्री और भी होती है, बट अभी फिलहाल में बेसिक एंट्री की हम शुरुआत करें तो बिल्कुल बेसिक वाली एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे एग्जांपल में जो अलॉटमेंट थी वो 3 रुपए थी शायद, देखो जरा, 3 रुपए पर शेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 इंटू 3, 30,000। इतना हो गया। अलॉटमेंट ड्यू हो गई है, तो भैया अब आप अलॉटमेंट पे भी करनी पड़ेगी। जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री पास करेगी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया। किस बात का पैसा आया है भाई? ये पैसा आया है शेयर अलॉटमेंट का, 30,000 रिसीव कर लिया। अगर कुछ कम रिसीव होता, मिस्टर ये कहता भैया मेरे पास तो 30,000 रुपए नहीं है, मेरे पास तो 25,000 रुपए है, मेरी हालत कुछ खराब है, तो ठीक है भैया 25,000 रुपए से एंट्री पास कर देते। जो पैसा रह जाता वो
ठीक है, आगे देता तो ठीक है, नहीं देता तो इसका ट्रीटमेंट बाद में समझेंगे। जितना पैसा नहीं आता है हम इसको बोल देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जल्दी ही हम इसके भी बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब अलॉटमेंट भी कंप्लीट होगी। अलॉटमेंट के बाद एट द टाइम ऑफ कॉल्स, अब बेटा जो कॉल होगी, कॉल के टाइम पर एंट्री क्या बनेगी? अब मैं कॉल से ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आगे जितने भी एंट्री, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, सब पे सेम एंट्री बनेगी। कॉल्स मैंने लिख दिया, सबकी सेम एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी भाई, जरा एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री नंबर 5, देखिए अब अगेन वही वाली एंट्री होगी जो देखो आपने अलॉटमेंट पे एंट्री की ना, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर भी कुछ ऐसी एंट्री होगी, बट यहाँ शेयर अलॉटमेंट नहीं होगी, यहाँ पर होगी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जोन सी भी कॉल है उसका नाम। फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जोन सी भी कॉल। तो शेयर कैपिटल, मेरे एग्जांपल में सारी कॉल 2-2 रुपए के हिसाब से है, मैंने मंगाई है। तो ठीक है भाई, 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपए से आ जाएगी। 4 रुपए होती तो 4 रुपए से आ जाती। तो 2 रुपए पर शेयर। यहाँ अब कॉल्स पर कितना पे करना पड़ेगा उसे? 10,000 शेयर इंटू 2। हाँ, 20,000। चल भाई, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है, और जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो अगेन वही वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर सेकंड कॉल है तो बस सिर्फ अब इतना चेंज होगा कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यहाँ नाम चेंज करने, बाकी कुछ भी नहीं करना। पूरी अमाउंट रिसीव हो जाएगी। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल उठाया था, एकदम सिंपल केस लिया है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें ऐड होती रहेंगी, धीरे धीरे ऐड होती रहेंगी, धीरे धीरे हम इनको समझते रहेंगे। एक बार में ही हम इसको पूरा नहीं समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, इतना इतना समझ में आ गया। चलिए, अब इसके साथ साथ समझते हैं कि भाई हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते थे। अभी हम इतना समझते हैं कि जनरल एंट्री हो गई। जनरल एंट्री के बाद हम इसको अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो इसे बैलेंस शीट में किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे हम शो करेंगे। तो देखिए, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, बस बहुत छोटी सी बैलेंस शीट। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं नोट नंबर, और यहां आती है बेटा अमाउंट। ये किसका फॉर्मेट है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहली बार देख के सदमा लग रहा होगा। हाँ, सदमा लग रहा होगा ना। नहीं नहीं, बैलेंस शीट तो ये होती है, इधर लायबिलिटी, इधर एसेट्स। मतलब हमें अब तक गलत पढ़ा रहे थे या आप गलत पढ़ा रहे हो? रुक जाओ, थोड़ी देर की बात है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सब्र रखो, सब्र। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस शीट की साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखिए, कंपनी में बैलेंस शीट ऐसी बनानी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये है हमारी हेडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में ए पॉइंट होता है शेयर कैपिटल, और बी पॉइंट होता है बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस। अभी आपको इतना ही पढ़ना है बैलेंस शीट का, क्योंकि मेरा यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, जैसे आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई थी कि सिंपल आप इसको उठाते थे और लिखते यहाँ पर कैपिटल आ गई, कैपिटल की जो भी अमाउंट है लिख दी। देखो, ये चीज यहाँ नहीं चलने वाली, ये चीज वहां 11th में चल गई, आपकी पार्टनरशिप में चल गई, चल गई। कंपनीज में ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि भाई आपको बैलेंस शीट की जो बनानी होगी, वो बनानी होगी आपको वर्टिकल फॉर्म, नॉट हॉरिजॉन्टल। ये जो नीचे बनी हुई थी, अब तक जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट की हॉरिजॉन्टल फॉर्म। और ये है बैलेंस शीट की वर्टिकल फॉर्म, यानी आपको ऐसी बैलेंस शीट बनानी होगी। इसका फॉर्मेट है बिल्कुल ये। आप इतना करोगे, जितनी भी कैपिटल की अमाउंट है उसे आप यहाँ लिखोगे,
बट कितनी अमाउंट लिखनी है, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट जैसे बनाना पड़ेगा। जैसे आप आज तक वर्किंग नोट बनाते हुए आए हो, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। अभी मैं आपको बहुत आसान सा वर्किंग नोट बनाऊंगा, इसका मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, और धीरे धीरे वो एक विकराल रूप धारण करता रहेगा समय समय पर जैसे भी आएगा। मैंने नोट नंबर 1 डाल दिया, इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल के लिए है भाई ये। क्या है भाई, जरा इसका फॉर्मेट सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये आपको याद करना होगा एज इट इज। अब ये पॉइंट धीरे धीरे आते रहेंगे, मैं समझाता रहूंगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके कुछ लिखने बारे में लिखना पड़ेगा, इतने शेयर्स एट ₹10 ईच या 15 ईच, जो भी है, बस इतना लिख के छोड़ देंगे, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो उतनी अमाउंट, कितनी कैपिटल आपने इशू की है। देखो कंपनी ने ऑथराइज थी, कंपनी के पास ऑथोरिटी है कि कंपनी सिर्फ 2 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी सिर्फ कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 2 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। बट कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? कंपनी ने इशू किए 50,000, तो उसे बोल देंगे इशूड कैपिटल। ये चीजें धीरे धीरे आएंगी तब हम इसको समझते हैं कि जितने भी शेयर्स कंपनी इशू करती है, कितने रुपए में इशू करती है, ये सब आएंगे जब पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे हम तब। बट अभी मैं इस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसमें कैसे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। मैं कोल्ड अप वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आ जा रहा हूँ पेड अप, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो जितने भी आपने शेयर्स, अब जैसे क्वेश्चन में है, मेरे एग्जांपल में 10,000 है तो 10,000 से क्वेश्चन हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो हम लिख देंगे। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि हमने इशू किए थे 50,000, बट पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हमारे? देखो हमने इशू किए थे 50,000, पब्लिक ने खरीदे सिर्फ 40,000, या पब्लिक ने खरीदे 45,000, 50,000, 40,000। अगर कंपनी ने उससे ज्यादा खरीद लिया, तो ज्यादा की बात नहीं कर रहे अभी हम, सिर्फ कम। अगर हमने 50,000 इशू किए हैं, तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर खरीद सकती है? सिर्फ 50,000। 50,000 से ज्यादा नहीं खरीदेगी। 50,000 से अगर ज्यादा खरीद लिए तो भैया हम उनका पैसा वापस कर देंगे या उसे आगे एडजस्ट कर लेंगे। हम इशू नहीं कर सकते उन्हें 50,000 से ज्यादा। तो जितने शेयर्स हमारे पब्लिक ने परचेज किए हैं, इस मतलब खरीदे हैं, उन्हें बोल देते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जितने भी शेयर्स होंगे एट रुपीज ईच, जो भी, बेटा आपको इतना जो है मैंने जब डैश डैश किया ना, आपको सिर्फ ये चेंज करना है, बाकी सब क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहेगा। अब मेरे अभी इस वाले एग्जांपल में क्या चल रहा है, यहाँ एक ही बात है कि यहाँ सिर्फ 10,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। तो 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच कितना हो गया? 1 लाख। और यही 1 लाख की जो अमाउंट है, ये मैं यहां पर पोस्ट कर दूंगा जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ऐसी बैलेंस शीट बनानी होती है यहाँ पर। एक आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा, इस मतलब जितना मैंने फॉर्मेट बनाया सिर्फ इतना ही फॉर्मेट बनाना है अभी फिलहाल में आपको। जब आगे के पॉइंट्स आएंगे तब हम इनको समझते रहेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये जो ऑथराइज कैपिटल है, ये क्वेश्चन में गिवन होती है, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी, बट आपको लिखना पड़ेगा। बस ये वाली जो कैलकुलेशन आपने की, ये आपको कैलकुलेट करके इसकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और जो ये वाली अमाउंट आती है, इसे हम
इस वाले फॉर्मेट में पोस्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर डाल करके। नोट नंबर 1 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख रुपए आई है। मैंने सिर्फ एक बहुत आसान सा बेसिक सा एग्जांपल लिया इसलिए यहाँ पर 1 लाख है। अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमारी चीजें बढ़ती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कि शेयर्स को कैसे इशू करना है, कैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है और कैसे उसे शेयर कैपिटल में प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और हमें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन इतना पढ़ने के बाद इतने को एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि शेयर्स को इशू करने की क्या क्या एंट्रीज होती हैं और हम उसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। सिर्फ अभी इतनी बात हमने सीखी है और यही हमारी बेसिक है। बिल्कुल, चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में।